तो हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्ट 1 होगा ये। और इसमें डिस्कस करेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बेसिक्स। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको इस टाइम पे एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। जब पार्टनर रिटायर होता है तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि पार्टनर के रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक पार्टनर के रिटायर होने का मतलब होता है कि एक फर्म में जितने भी पार्टनर काम कर रहे हैं उनमें से एक भी पार्टनर अगर अपना हिस्सा फर्म से लेके बाहर चला जाता है, एग्जिट कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। व्हेन पार्टनर्स when a partner retires from partnership firm, it is known as retirement of a partner। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर यानी कि जब किसी फर्म में से कोई एक पार्टनर, कोई एक मेंबर चला जाता है अपना हिस्सा लेकर के, तो उसको हम रिटायरमेंट बोलते हैं। उसका कारण चाहे कोई भी हो। अब फर्म का मतलब क्या होता है, इसको हम जानते हैं। फर्म का मतलब होता है jointly all the partners are called firm। जैसे अगर ए, बी, सी तीन पार्टनर्स हैं, इन तीनों पार्टनर्स को मिला करके हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इनमें से एक भी पार्टनर किसी भी कारण से काम छोड़ के चला जाता है, यानी कि फर्म में से अपना हिस्सा लेके चला जाता है। जैसे इस फर्म में से बी एक पार्टनर है, ये कहता है कि अब मैं फर्म में नहीं रहना चाहता, इसलिए मेरा हिसाब कर दो। तो बी का जो हिस्सा निकलता है वो ए और सी के द्वारा पे किया जाएगा, और इस प्रकार से इसको हम कहेंगे बी की रिटायरमेंट। जब बी की रिटायरमेंट होगी तो जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म है वो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप बन जाएगी, जिसमें आगे ए और सी पार्टनर रहेंगे। आगे जो ए और सी पार्टनर रहेंगे वो एक नई पार्टनरशिप होगी। हालांकि फर्म वही है, फर्म समाप्त नहीं होती है, ध्यान रखना। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के केस में भी और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में भी फर्म समाप्त नहीं होती है, पार्टनरशिप समाप्त होती है। इस बात को याद रखना है। फर्म समाप्त नहीं हो रही है क्योंकि बिजनेस बंद नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन पार्टनरशिप समाप्त हो रही है। कैसे? क्योंकि पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन होता है। अब जो रिलेशन आज तक ए, बी और सी के बीच में था वो रिलेशन खत्म हो गया। क्योंकि इनमें से एक पार्टनर अब आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अब नए दो पार्टनर रहे ए और सी। इसका मतलब ये नई पार्टनरशिप होगी, वो पुरानी पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई। द ओल्ड पार्टनरशिप इज नॉट नाउ अवेलेबल एंड द न्यू पार्टनरशिप इज इन एग्जिस्टेंस। जो न्यू पार्टनरशिप है वो बन चुकी है। तो एक तो ये बात समझने की है। अब हम देखेंगे कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी होती है हमें अकाउंटिंग के। अकाउंटेंसी किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन गेनिंग रेशियो। हमको पहला काम करना पड़ता है कि जब कोई पार्टनर काम छोड़ के चला जाता है तो जो नए पार्टनर रहेंगे ए और सी। अब आज तक तो पुरानी फर्म थी, ओल्ड फर्म, तो जो प्रॉफिट होते थे वो पुराने रेशियो में बढ़ते थे, ओल्ड रेशियो में बढ़ते थे। अब नई फर्म बन गई, नए पार्टनर हैं ए और सी, और ए और सी जो नए पार्टनर हैं आगे से जो भी प्रॉफिट होगा उनको ए और सी लेंगे। तो हमें जरूरत पड़ेगी कि ए और सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR। तो इसलिए नई फर्म में जो अब फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे उनको ए और सी बांटेंगे, और ए और सी जिस रेशियो में बांटेंगे उसको हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नया रेशियो निकालने की जरूरत पड़ती है। अब उसके केस क्या क्या हैं उनको हम विद एग्जांपल आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैलकुलेशन सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। इसके बाद आता है गेनिंग रेशियो। अब ये गेनिंग रेशियो क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कि देखिए, जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा कि बी फर्म को छोड़ करके चला गया। अब बी जो फर्म के छोड़ करके चला गया तो जो बी का शेयर था, बी का शेयर जो प्रॉफिट्स में था, अब उसको कौन लेगा। आज तक तो ए और बी और सी तीन बांटते थे, अब ए और सी बांटेंगे केवल। तो जो बी का हिस्सा है वो या तो ए को मिलेगा या सी को मिलेगा, और या दोनों आपस में मिलकर ले लेंगे। अगर केवल ए लेगा अकेला
तो हम कहेंगे कि ए गेन कर रहा है, और बी जो जा रहा है अपना हिस्सा छोड़ करके बी सैक्रिफाइस कर रहा है, बी तो सारा सरेंडर करके जा रहा है। इसके लिए मैंने एक नाम और बताया था जो ज्यादा व्यवहारिक होता है, अकाउंटिंग करते समय मदद करता है केस को समझने में। बी जब छोड़ के जाएगा तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बी अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करके जा रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि बी अपना हिस्सा सरेंडर करके जा रहा है। और इन सब से ज्यादा अच्छा वर्ड मैं मानता हूं अकाउंटिंग के केस में कि बी अपना हिस्सा सेल करके जा रहा है। भाई चला गया तो बी को तो अपना हिस्सा बेच के जा रहा है। ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, कैलकुलेशन में मदद करता है ये हमें समझने में, खास तौर पे गुडविल को। तो इसको जब गुडविल का ट्रीटमेंट कराएंगे तब समझाएंगे। अभी के लिए ये जान लें कि जो पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है मतलब वो अपना हिस्सा बेच के जा रहा है। जो अब इसके हिस्से को भाई कोई ना कोई खरीदेगा, जो इसके शेयर को प्राप्त करेगा, चाहे ए प्राप्त करे, चाहे सी प्राप्त करे, चाहे दोनों प्राप्त करें। अगर ए अकेला प्राप्त करता है तो हम कहते हैं ए गेन कर रहा है, अगर सी अकेला प्राप्त करे तो हम कर रहे हैं सी गेन कर रहा है। जब ए गेन करता है तो हम गेन करने को, जैसे मैंने बताया सैक्रिफाइस को सेल कहते हैं, ठीक वैसे ही जो गेन करता है उसको हम ये भी कहते हैं कि एक्वायर करता है, उसको हम ये भी कह सकते हैं रिसीव कर रहा है, और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो परचेज कर रहा है। सबसे अच्छा वर्ड अकाउंटिंग के हिसाब से माना जाता है यहाँ पे परचेज या बाई, यानी कि जो पार्टनर जाने वाले पार्टनर के शेयर को, प्रॉफिट के शेयर को प्राप्त करेगा, मतलब वो बाई कर रहा है उसके प्रॉफिट के हिस्से को। तो ए बाई कर सकता है, बी बाई कर सकता है, और दोनों मिलकर के बाई कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर के बाई करते हैं, मान लो अगर ए अकेला ले रहा है तो हमने कह दिया साहब ए गेन कर रहा है, अगर बी अकेला ले रहा है तो हम कह रहे हैं बी गेन कर रहा है, सॉरी सी तो, बी तो जा ही रहा है इस केस में छोड़ करके, अगर सी गेन कर रहा है तो हम कहते हैं सी गेन कर रहा है। लेकिन ज्यादातर होता ये है कि जो दो पार्टनर रह जाते हैं उनको हम रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं, और वो रिमेनिंग पार्टनर दोनों ही जाने वाले पार्टनर के हिस्से को प्राप्त करते हैं, तो उस हिस्से को वो आपस में बांटते हैं। अब जिस रेशो में ये दोनों जाने वाले पार्टनर के हिस्से को बांटते हैं उसको हम कहते हैं गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशो। जब हम बोलते हैं एक पार्टनर का कि भाई एक पार्टनर इतना हिस्सा ले रहा है तो हम कहते हैं एक पार्टनर उतना शेयर ले रहा है। लेकिन जब हम दो पार्टनर का कंपैरिजन करके बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों इस रेशो में गेन कर रहे हैं, तो उसके लिए बोलते हैं गेनिंग रेशो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बी, और बी का हिस्सा फर्म में था मान लीजिए 1/4। अब बी का जो 1/4 है उसको मान लो ए और बी कहते हैं कि हम आधा आधा ले रहे हैं, यानी कि 1/4 का आधा हो जाएगा 1/4 का 1/2 का मतलब गुना होता है। तो 1/4 का 1/2 का मतलब हो गया 1/8 ए ले रहा है और 1/8 सी ले रहा है। तो ए ले रहा है 1/8 शेयर, सी ले रहा है 1/8 शेयर। लेकिन जब हम दोनों का बोलेंगे कि ए और सी कितना कितना ले रहे हैं तो हम कहेंगे 1/8 1/8, यानी कि इक्वल इक्वल ले रहे हैं। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ये गेन कर रहे हैं इस रेशियो में इक्वली, यानी कि इनका जो गेनिंग रेशियो है वो इक्वल हो गया। अब इक्वल के अलावा ये अन्य किसी रेशियो में भी ले सकते हैं इसके शेयर को, जिस भी रेशियो में लेंगे उसको गेनिंग रेशियो कहते हैं। तो गेनिंग रेशियो इज द रेशियो in which the remaining partners acquire the outgoing partners share of profit। जाने वाले पार्टनर के लाभ के हिस्से को जिस अनुपात में रहने वाले यानी कि बचे हुए पार्टनर्स प्राप्त करते हैं उसको हम गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशियो कहते हैं। तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है हमको किस लिए, उसका भी कारण मैं यहीं पे बता देता हूं। हालांकि डिटेल में विद एग्जांपल आगे पता चल जाएगा, लेकिन जो अगली एडजस्टमेंट है इसके साथ में इसका जो लॉजिक है वो बताऊंगा गेनिंग रेशियो का। हमें करना पड़ता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखो बात यहीं से शुरू होती है कि जब जाने वाला पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ के जा रहा है और जो पार्टनर रह रहे हैं वो उसके प्रॉफिट के हिस्से को लेंगे। अब प्रॉफिट रिजल्ट होता है किसका, एक फर्म की रेपुटेशन की वजह से होता है। जिस फर्म की जितनी ज्यादा रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब गुडविल, जिस फर्म की जितनी ज्यादा रेपुटेशन इसका मतलब उसकी ये उतनी ज्यादा गुडविल। अब जब किसी फर्म की रेपुटेशन ज्यादा होती है तो वो प्रॉफिट भी ज्यादा कमाता है, यानी कि हाई गुडविल will help in earning high profits, lower goodwill will cause
टू लोअर प्रॉफिट्स। आपकी गुडविल अच्छी है, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, आपकी गुडविल कम है, आप कम प्रॉफिट कमाएंगे। यानी कि जो प्रॉफिट है दैट इज द रिजल्ट ऑफ गुडविल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा बेच के जा रहा है वो कहेगा भाई कि आज तक फर्म में मैं भी था और हमारी फर्म की जो रेपुटेशन है उसमें मैं भी हिस्सेदार था। अगर वो जाने वाला पार्टनर 1/4 हिस्सा लेता था अपना पुराने लाभों में, तो इसका मतलब फर्म की जो गुडविल है उसमें 1/4 हिस्सा जाने वाले पार्टनर का है। तो वो कहेगा कि गुडविल का 1/4 हिस्सा मेरा है, इसलिए मुझे पेमेंट करो मेरे गुडविल के हिस्से की। अब पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट वो करेगा जो इसके प्रॉफिट के हिस्से को प्राप्त करेगा। अगर जाने वाले पार्टनर के पूरे हिस्से को ए लेगा तो ए गेन कर रहा है। ए गेन करने का मतलब मैंने बताया कि ए बाई कर रहा है। जब ये बाई कर रहा है, कोई आदमी कुछ खरीदता है तो उसको पैसे देता है। अब पैसे किसके देगा? गुडविल के पैसे देगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट है वो गुडविल का रिजल्ट होता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो पार्टनर काम छोड़ के जाता है, फर्म छोड़ के जाता है, वो अपना गुडविल का हिस्सा मांगता है और जो पार्टनर जाने वाले पार्टनर के हिस्से को लेते हैं उनको गुडविल का हिस्सा देना पड़ता है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो जाने वाला पार्टनर है वो गुडविल बेच के जा रहा है और जो रहने वाले पार्टनर हैं जो उसके गुडविल के हिस्से को ले रहे हैं वो उससे गुडविल खरीद रहे हैं। गुडविल खरीद रहे हैं मतलब वो प्रॉफिट का, फ्यूचर का शेयर खरीद रहे हैं। तो ये इसका लॉजिक था, इसलिए हम गेनिंग रेशो निकालते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि गुडविल का पैसा किसे मिलेगा, क्योंकि जो गेन करेगा वही गुडविल का पैसा प्राप्त करेगा। अगर सभी गेन कर रहे हैं, जो पार्टनर रह गए हैं, जितने भी पार्टनर रिमेनिंग है, तो वो सभी गुडविल का पैसा पे करेंगे। किस रेशो में पे करेंगे? जिस रेशो में वो गेन कर रहे हैं। इसलिए गेनिंग रेशो निकालना जरूरी होता है रिटायरमेंट के केस में। इन केस ऑफ रिटायरमेंट वी कैलकुलेट गेनिंग रेशो so that the remaining partners can pay the amount of goodwill to the outgoing partner। हम गेनिंग रेशो रिटायरमेंट के केस में इसलिए निकालते हैं ताकि जो जाने वाला पार्टनर है, जो फर्म छोड़ के जा रहा है, उसकी गुडविल की पेमेंट इस गेनिंग रेशो में जो पार्टनर रह रहे हैं वो पे कर सकें। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट होती है रिवैल्यूएशन ऑफ। इन सब के हम न्यूमेरिकल भी समझेंगे, उस टाइम पे क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, अभी कंसेप्ट के लिए समझ सकते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब जब कोई पार्टनर, जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो उसके मन में होता है कि भाई हमारी फर्म की कोई एसेट थी, बिल्डिंग थी, आज से हमने पहले 10 साल पहले ली थी, 10 लाख की ली थी, लेकिन आज मार्केट में वैल्यू इसकी 50 लाख है और हमारी बुक्स में तो 50 लाख नहीं है। क्योंकि अकाउंटिंग में जो वैल्यू लिखी रहती है, अकाउंट्स जो होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे लिखी जाती है। यानी कि जो प्रीवियसली हम जिस रेट पे किसी चीज को खरीदा है या बेचा है या बनाया है या जिस रेट पे लोन लिया है, तो बेस वही रहता है। हो सकता है उसमें हम एडजस्टमेंट करते हो डेप्रिसिएशन का, एप्रिसिएशन का, लेकिन बेस फिर भी वही रहता है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। समय के अनुसार उनकी कीमतों में परिवर्तन आते हैं। तो जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो वो कहता है कि भाई आज हमारी फर्म की वैल्यू कुछ ज्यादा है क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ी हुई है। तो वो कहता है कि भाई रीवैल्यू करो और देखो कि एसेट्स की वैल्यू कितनी बढ़ गई है। जो वैल्यू बढ़ गई है उसमें भी मेरा हिस्सा बनता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी के पास पुरानी जमीन है, अब वो पुरानी जमीन की कीमत आज तक बढ़ चुकी है, तो वो कहेगा कि भाई अब तो ये जमीन तुम्हारे पास रहेगी, तो इस जमीन की आज की कीमत लगाओ और तब मुझे पैसा दो। तो ऐसे ही कुछ एसेट्स की कीमत तो बढ़ जाती है, समय के साथ बढ़ जाती है, मतलब उसमें प्रॉफिट हो जाता है। और ऐसे प्रॉफिट को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, क्योंकि हम रीवैल्यू कर रहे हैं चीजों को, जो पहले वैल्यू थी उसकी हम आज की वैल्यू देख रहे हैं, तो रीवैल्यू कर रहे हैं। तो रीवैल्यू पे कितना प्रॉफिट हुआ ये देखते हैं और उस प्रॉफिट में जाने वाले पार्टनर का जितना हिस्सा है वो कहता है कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो जो पार्टनर रह जाते हैं वो उसकी पेमेंट करते हैं। अब बात आती है कि रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, मतलब ये एसेट लायबिलिटी दोनों ही जुड़े हुए हैं। जैसे कीमतों, एसेट की जो कीमत है वो घट बढ़ सकती हैं, वैसे ही लायबिलिटीज की कीमत भी कम ज्यादा हो सकती है कुछ कारणों से। तो जो रहने वाले पार्टनर है वो कहते हैं कि भाई एसेट और लायबिलिटी की सभी की कीमतें चेक कर लो दोबारा से और तब देखो कुल मिलाकर के, हो सकता है कुछ लायबिलिटीज की कीमत बढ़ गई हो सकता है कुछ एसेट्स की कीमत गिर गई हो सकता है लॉस हो। और भाई लॉस है तो वो लॉस तो जाने वाले पार्टनर के भी हिस्से में आना चाहिए।
तो जाने वाले पार्टनर अपना लॉस में हिस्सा दे के जाता है। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हिस्सा मिलता है, अगर लॉस होता है तो वो हिस्सा पे करके जाता है। अब इसके लिए हम निकालते हैं रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन के इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं वो हम न्यूमेरिकल्स में समझेंगे। तो बनाते किस लिए रिवैल्यूएशन, अब एक लाइन में इसका जवाब सुन लें। रिवैल्यूएशन अकाउंट रिटायरमेंट के समय पे क्यों बनाया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट रिटायरमेंट के समय पे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन से कोई प्रॉफिट हुआ है तो जो जाने वाला पार्टनर है उसमें उसको हिस्सा मिल जाए, और अगर रिवैल्यूएशन की वजह से कोई लॉस हुआ है तो जाने वाला पार्टनर अपने हिस्से का लॉस पे करके जाए, इसलिए बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और लॉसेस। अब ये क्या होते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो अभी केवल हम आज कंसेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है संचित, यानी कि पुराने कई वर्षों से इकट्ठी होती रही राशि। मान लो पिछले साल प्रॉफिट हुआ, उससे पिछले साल प्रॉफिट हुआ, उससे पिछले साल प्रॉफिट हुआ, कुल मिलाकर के जितना भी प्रॉफिट हुआ वो आज तक हमने कभी बांटा नहीं। जब बांटा नहीं तो वो एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, संचित हो गया। मान लो आज से 3 साल पहले 3 लाख का प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ था, बांटने के बाद कुछ पार्टनर्स को बांट भी दिया, उसके बाद भी बचा हुआ है 3 लाख का प्रॉफिट। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर हमें 2 लाख का प्रॉफिट बच गया, फिर नेक्स्ट ईयर हमें 2 लाख का प्रॉफिट बच गया। तो आज तक टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 2 लाख, 7 लाख। तो जो 7 लाख का टोटल प्रॉफिट आज तक हमारा हो चुका है, इस 7 लाख के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? 7 लाख का जो प्रॉफिट हो गया है वो पिछला प्रॉफिट है, पुराने वर्षों का प्रॉफिट है। तो जो पुराने वर्षों का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में जो जाने वाला पार्टनर है वो कहेगा इसमें मेरा भी हिस्सा है, तो मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं चला जाऊं। ठीक वैसे ही प्रॉफिट के अलावा रिजर्व भी हो सकते हैं पुराने। रिजर्व का मतलब होता है, रिजर्व का मतलब भी होता है बचे हुए प्रॉफिट्स में से बचाया गया पैसा। अंतर खाली इतना होता है कि जब हम कहते हैं रिजर्व तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट जान करके रिजर्व में रखे थे, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे प्रॉफिट्स जिनसे रिजर्व तो नहीं बनाया था लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रह गए थे, उनको हमने पार्टनर्स को पे नहीं किया था या उनकी कैपिटल्स में जोड़ा नहीं था, तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाते हैं। ऐसे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दोनों ही बचे हुए प्रॉफिट होते हैं। तो इनमें क्योंकि सभी साझेदारों का हिस्सा होता है तो जो जाने वाले है उसका भी हिस्सा है, तो जाने वाला पार्टनर अपना हिस्सा मांगता है इसलिए उसका हिस्सा उसको दे दिया जाता है। अब बात आती है एक्यूमुलेटेड लॉस। जैसे पुराने प्रॉफिट होते हैं वैसे पुराने लॉस भी हो सकते हैं कि किसी साल कोई लॉस हुआ। अब जैसे प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटे जाते हैं वैसे ही लॉस पार्टनर से चार्ज किए जाते हैं। अगर कोई पुराने लॉस ऐसे हैं जिनको आज तक बुक्स में दिखाया हुआ है और उनको चार्ज नहीं किया, यानी कि पार्टनर से लिया नहीं था किसी से फर्म ने कि भाई तुम्हारा लॉस हुआ है, लेकिन लॉस को बुक्स में ही रहने दिया, तो आज जब पार्टनर फर्म खोल के जा रहा है तो जो पार्टनर बाकी हैं वो कहेंगे कि भाई इस लॉस में जो पुराना लॉस है इसमें तो आपका भी हिस्सा है, तो इस लॉस में आपका जो हिस्सा है वो आप पे करके जाओ। तो इसलिए अगर कोई पुराना लॉस है तो जाने वाले पार्टनर से पैसा ले लिया जाता है। अब इनका ट्रीटमेंट हालांकि सबका बताया जाएगा न्यूमेरिकल्स के साथ साथ। इसके बाद आता है शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन प्रॉफिट्स और लॉसेज अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट्स या लॉसेज में डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का हिस्सा। ये जो टर्म है ये थोड़ी सी ऊपर वाले से अलग इसलिए है क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जो रिटायरमेंट है वो साल के बीच में हो जाती है। जैसे अकाउंट तो क्लोज होते हैं हमारे 31 मार्च को, 31 मार्च को। मान लो रिटायर होने वाला पार्टनर 1 मई को रिटायर होके जाए, तो अब 31 मार्च से अप्रैल 1 महीना फर्म चली एक्स्ट्रा, तो अप्रैल के महीने में जो फर्म चली, अब क्योंकि केवल अप्रैल के महीने में जो फर्म चली तो उसका P&L अकाउंट हो सकता है 1 महीने के लिए हम नहीं बनाए। तो जब पार्टनर जाएगा काम छोड़ करके, फर्म छोड़ करके, वो कहेगा कि अप्रैल के महीने भी भाई मैं रहा हूँ फर्म में, तो अप्रैल का प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए अप्रैल के प्रॉफिट में से। तो इसलिए जब तक यानी कि अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन रिटायरमेंट की डेट है उस दिन तक का प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा भी उसका निकाला जाता है। अगर प्रॉफिट है तो उसको दे दिया जाता है और लॉस है तो उसको उससे चार्ज कर लिया जाता है। ये मेजर एडजस्टमेंट होती है। इसके अलावा जाने वाले पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करना
और कभी कभी जो पार्टनर रह जाते हैं उनकी पार्टनर भी एडजस्ट करनी पड़ती है। वो चाहते हैं कि किसी खास रेशियो में उसकी कैपिटल रहे नई फर्म में, वो भी एडजस्टमेंट हो सकती है। अब आगे चलेंगे हम, और आगे हम समझेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो अभी हमने डिस्कस किया था, कैलकुलेशन करते क्यों है। अब देखेंगे इस कैलकुलेशन को करते कैसे हैं। हालांकि कोई सेट रूल नहीं होता है इसका कि कैसे किया जाएगा, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में, चाहे सिचुएशन जो भी हो, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको जो बाकी पार्टनर रह जाते हैं रिमेनिंग, उनके लिए निकालना होता है। वो डिपेंड करता है किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है, उस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। कुछ मेजर जो तरीके होते हैं उनमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिटायरमेंट के केस में एक हो सकता है कि जब हमें ये बताया ही नहीं गया हो कि जो न्यू रेशियो है वो क्या होगा, और हमें केवल इतनी जानकारी हो कि एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। ऐसे केस में मतलब पुराना रेशियो दिया है और कोई जानकारी नहीं है, तो न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है। ये सबसे हालांकि सिंपल केस होता है। जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर थे और वो तीनों पार्टनर बांटते थे अपने प्रॉफिट्स को 3:2:1 में, तो ये इनका ओल्ड रेशियो था। अब मान लो इनमें से सी काम छोड़ के चला जाता है, फर्म छोड़ के चला जाता है, सी रिटायर होता है, और अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यू रेशियो क्या होगा फर्म का। तो क्योंकि हमें ये तो बताया ही नहीं किसी ने कि जो सी छोड़ करके जा रहा है उसका हिस्सा ए लेगा या बी लेगा, ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं, ना हमें कोई और इंडिकेशन दिया है। तो ऐसे केस में सामान्य तरीका होता है कि जो पार्टनर फर्म छोड़ गया वो अपना हिस्सा ले गया, और बाकी के पार्टनर्स का जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वही फ्यूचर में भी रहेगा। यानी कि इस केस में अगर हमसे कोई न्यू रेशियो पूछेगा तो इसमें हम लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, ये हो जाएगा 3:2, ये नया रेशियो हो जाएगा। अगर मान लो बी फर्म छोड़ करके जाता है तो न्यू रेशियो ए और सी के बीच में कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 3:1। अगर ए फर्म छोड़ करके जाएगा तो बी और सी के बीच में न्यू रेशियो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 2:1। ये सबसे साधारण सिचुएशन होती है रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने की। अब इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस टीएस क्रेवाल की बुक से लेता हूं और उनको सोल्व करेंगे अभी। एक सोल्ड न्यूमेरिकल है, देखें ए जो दिया, मैं महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, आप उसको आराम से देखते रहना, समझ आ जाएगा, सारी जानकारी लिख रहा हूं मैं। ए बी सी पार्टनर्स है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो इस तरीके से दिया हुआ है 1/2, 2/5 और 1/10, ये रेशियो दे रखा है। अब ये जो रेशियो है ये उतना बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशियो का मतलब होता है कि हम आसानी से कंपेयर कर सकें, कंपैरेटिव होना चाहिए। तो इसलिए कभी भी जब रेशियो इस तरीके से दिए हों तो हमें उनको कंपैरेटिव बनाना होता है, और वो कैसे बनाते हैं, उनके डेनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। इनके डेनोमिनेटर अगर हम इक्वल करेंगे तो जैसे ये जो 10 है, ये इन 2, 5, 10 का एलसीएम 10 ही आएगा, और इसलिए इन सब का हम जो डेनोमिनेटर है वो 10 करेंगे। 10 करने के लिए 1/2 जो है इसको हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/10। 2/5 को हम 5 जो है इसको 10 करेंगे तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5 को 4/10 और 1/2 को 5/10, एक ही बात है। 1/10 में 10 है ही पहले ही, तो इसलिए
अब जो न्यू रेशो रहेगा इनका वो आ जाएगा 5 रेशो, सॉरी ओल्ड रेशो जो इनका है वो आ जाएगा 5:4:1। ये इनका ओल्ड रेशो है। जो रेशो दिया था उसको हमने सरल कर लिया, रेशो का सरलीकरण, इसको हमने सरल कर लिया। अब हम अपना क्वेश्चन इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। आंसर में पूछा गया है ऑप्शन ए में कहा गया है कि क्या न्यू रेशो होगा अगर ए रिटायर होता है। तो अगर ए रिटायर होता है तो न्यू रेशो जो होगा बी और सी का, ए के रिटायर होने पे न्यू रेशो रह जाएगा, न्यू रेशो लिखेंगे, न्यू रेशो ऑफ बी एंड सी वो रहेगा 4:1। अगर बी केस जो है उसमें कहा गया है इफ बी रिटायर, अगर बी रिटायर होता है, अगर बी रिटायर होता है तो न्यू रेशो रहेगा, न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी। बी रिटायर होने पे ए और सी का न्यू रेशो रहेगा 5:1, क्योंकि हमें ये बताया ही नहीं है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो किसको कितना दे रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका पुराना रेशो ही आगे भी जारी रहेगा आपस में। अगर अब केस सी है, सी कहता है अगर सी रिटायर होता है, अगर सी रिटायर होता है तो न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी, अगर सी रिटायर होगा तो रह जाएगा ए और बी का 5:4। ए और सी का हमने निकाला था, पहले केस में पूछा था अगर ए रिटायर होता है तो बी और सी का 4:1। दूसरा केस था अगर बी रिटायर होता है तो ए और सी का, अच्छा ए और सी का 5:1 रहेगा, ये गलत लिख दिया था, बी तो रिटायर हो रहा है सेकंड केस में। थर्ड केस में सी रिटायर होता है तो ए और बी का रहेगा 5:4। इस तरीके से हम सभी का रेशो जान सकते हैं। जो पार्टनर मतलब रिटायर हो रहा है उसको छोड़ देंगे, ए रिटायर हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे, ये रह जाएगा। जब ये रिटायर होगा तो ये रह जाएगा 5:1, और जब ये रिटायर होगा तो ये रह जाएगा। जो पार्टनर रह जाएंगे उनका पुराना रेशो ही आगे भी फ्यूचर में भी जारी रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं एक और न्यूमेरिकल, और ये उस केस में देखेंगे जब हमें बताया गया हो। इसमें तो हमें बताया नहीं था कि जो जाने वाला पार्टनर है वो अपने शेयर में से किसको कितना दे के जा रहा है, लेकिन अगर मान लो हमें बता रखा हो कि जो जाने वाला पार्टनर है वो अपना हिस्सा किसको देकर जा रहा है, या जो पार्टनर रह रहे हैं वो किस रेशो में जाने वाले पार्टनर का हिस्सा लेंगे। तो इसके लिए मैं इलस्ट्रेशन 2 देखता हूँ टीएस ग्रेवाल का, उसी में से सोल्व कराएंगे। ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी, इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो दिया हुआ है 5:3:2। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बी रिटायर होता है, बी रिटायर होता है, हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन रेशो ऑफ 2:1। तो जो बी का शेयर है वो ए और सी ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एंड सी रिसीव, ए एंड सी रिसीव करते हैं बी का हिस्सा, और इसमें बताया गया है कि ए और सी प्राप्त करते हैं 2:1, 2:1, यानी कि ए और सी गेन करते हैं, इसको ही हम गेनिंग रेशो भी बोलते हैं। ए और सी गेन कर रहे हैं, यानी कि इसको ए और सी का जो गेनिंग रेशो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:1। तो ऐसे केस में जब न्यू रेशो निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, हम देखेंगे कि बी रिटायर होता है तो बी का हिस्सा कितना वो जानेंगे। सबसे पहले उसको बोलते हैं बी का शेयर, बीज शेयर। कभी भी एक पार्टनर का जो हिस्सा होता है उसको हमेशा शेयर बोला जाता है, बीज शेयर। और रेशो कभी अकेले का बीज रेशो नहीं लिखेंगे, बी रेशो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब ही होता है रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स, दो या दो से ज्यादा फिगर्स के बीच में रिलेशन। तो कोई अकेली फिगर रेशो नहीं होती, अकेला शेयर है बी का। तो बी का जो शेयर है वो कितना है, बी का शेयर यहां से जानेंगे 5:3:2, तो 3, और इसका मतलब 5 + 3 + 2, 5 3 8 2 10। तो जो बी का शेयर है वो है 3/10।
अब बी का शेयर हमें पता है 3/10 है और बी के शेयर को ए और सी लेने वाले हैं 2:1 में। तो अब हम देखेंगे कि ए कितना रिसीव करता है। लिखेंगे ए अक्वायर्स या ए गेट्स या ए रिसीव्स या ए गेन्स या ए गेट्स, कुछ भी लिख सकते हैं। ए गेट करेगा 3/10 का, बी का जो हिस्सा है 3/10 उसका 2/3, क्योंकि 2:1 में ए और बी इसको बांट रहे हैं। ऐसे ही बी रिटायर हो रहा है तो सी कितना प्राप्त करेगा, उसको लिखेंगे सी गेट्स। सी प्राप्त करेगा 3/10 का, क्योंकि बी का 3/10 है, उसका 1/3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये रिसीव करेगा, अगर इसको 3 से हम एज इट इज काट देते हैं तो ये रिसीव करेगा 2/10। हालांकि जरूरी नहीं है काटना ही हो, आप चाहो तो पूरा भी कैलकुलेट इसको कर सकते हो, वो एक ही बात है, कैलकुलेशन होती है सिंपल। यहाँ पे आसानी से कटता दिख रहा है इसलिए मैंने काट दिया है। 1/10 तो ए गेट कर रहा है 2/10। अब निकालेंगे ए का न्यू शेयर। याद रखना अभी एज न्यू शेयर निकालना पड़ेगा हमें। ए का नए शेयर होगा ए का ओल्ड शेयर प्लस ए जितना गेट कर रहा है। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है, ए का ओल्ड शेयर है 5/10। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/10 ए का न्यू शेयर, ये तो ओल्ड है, प्लस ए गेट कितना कर रहा है, ए गेट कर रहा है 2/10, उसको लिख देंगे यहाँ पे प्लस 2/10 और ये हो जाएगा 7/10। अब देखेंगे ठीक इसी तरीके से सीज न्यू शेयर। तो सीज न्यू शेयर निकालेंगे, सीज न्यू शेयर निकाल लेंगे सी का ओल्ड शेयर। अब सी का ओल्ड शेयर है 2/10, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 2/10 और प्लस सी गेट कितना कर रहा है, सी गेट कर रहा है 1/10, तो 2/10 प्लस 1/10 और ये हो जाएगा 3/10। अब हमें गया कि ए का न्यू शेयर है 7/10 और सी का न्यू शेयर है 3/10 और इस तरह टोटल जो फाइनली न्यू रेशो आ जाएगा, न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी वो हो जाएगा 7:3। इस तरीके से हम न्यू रेशो, ऐसे केस में जब हमें पुराना रेशो दिया हो और ये बताया गया हो कि जो जाने वाला पार्टनर है उसके हिस्से को जो बाकी पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में प्राप्त करेंगे, तो इस तरीके से हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे गेनिंग रेशो कैसे निकाला जाता है। अभी तक हमने जाना केवल कि जो न्यू शेयर है उसको किस तरीके से निकालते हैं। अब गेनिंग रेशो को समझते हैं कि गेनिंग रेशो होता क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गेनिंग रेशो का मतलब होता है कि जो पार्टनर काम छोड़ के जा रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, उसके हिस्से को जो पार्टनर प्राप्त कर रहे हैं, जिस रेशो में प्राप्त कर रहे हैं उसको हम गेनिंग रेशो कहते हैं। गेनिंग रेशो इज द रेशो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर शेयर। जिस अनुपात में फर्म में रहने वाले पार्टनर यानी कि शेष साझेदार फर्म से जाने वाले पार्टनर के हिस्से को प्राप्त करते हैं, उस रेशो को गेनिंग रेशो कहते हैं। गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है, गेनिंग शेयर किसी का निकालते हैं तो गेनिंग शेयर जब किसी का निकालते हैं उसी से रेशो भी निकलता है। गेनिंग शेयर निकालने का होता है कि किसी पार्टनर का न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। किसी पार्टनर के नए हिस्से में से अगर ओल्ड घटा दें तो उसका गेनिंग शेयर आ जाता है। गेनिंग शेयर निकालने के भी अलग अलग केस होते हैं। पहला केस, अगर मान लो कोई एग्रीमेंट नहीं दिया हो, यानी कि हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया हो कि कौन जो जाने वाला पार्टनर है वो किस पार्टनर को कितना दे के जा रहा है, ऐसी कोई जानकारी ना हो और केवल हमें ओल्ड रेशो दिया हो, तो किस तरीके से निकाला जाएगा। जब केवल ओल्ड रेशो दिया हो
तो इसके लिए मैं एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 ले रहा हूँ टी.एस. ग्रेवाल की बुक से ही। इसकी जानकारी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। मान लो एक्स, वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स हैं और एक्स वाई जेड का जो ओल्ड रेशियो दिया है हमें, वो दिया है 1/2, 1/3, 1/6। फिर इसको सरल करना पड़ेगा रेशियो को, क्योंकि डेनोमिनेटर इनके अलग अलग हैं, इसलिए ये कंपैरेटिव नहीं है। सरल करने के लिए हम इन सबका डेनोमिनेटर 6 कर लेंगे। उसका तरीका ये है कि 2 से 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये कैलकुलेशन 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा इनका 3:2:1। इसको सरल कर लिया। और अगर इसी तरीके से दे रखा होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर सीधा दे रखा है तो। अब हमें पूछा जाए कि इस केस में फाइंड द गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। मान लो एक्स और वाई का हमें पूछा जाता है कि इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा अगर जेड रिटायर हो जाता है। तो देखो, जेड रिटायर हो जाता है या जेड की डेथ हो जाती है, एक ही बात है, जेड डेड हो या रिटायर हो। तो इसका मतलब जेड चला गया, यानी कि जेड जो है वो चला गया। तो जो 3:2 है, अब ये तो बताया नहीं कि जेड किसको दे के गया अपना हिस्सा या किसने जेड का हिस्सा लिया। जब ऐसा कुछ नहीं बताया, साथ ही साथ हमें न्यू रेशियो भी नहीं बताया, तो ऐसे केस में एक्स और वाई गेन करेंगे, यानी कि एक्स और वाई का जो गेनिंग रेशियो होगा, गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, वो होगा 3:2, बस एज इट इज, क्योंकि वो उसी रेशियो में गेन करेंगे जो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो है। इवन अगर इनका कोई न्यू रेशियो भी हमसे पूछेगा कि न्यू रेशियो क्या होगा, तो इनका न्यू रेशियो भी यही रहेगा, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, वो भी रहेगा 3:2। तो ऐसे केस में जब कोई विशेष जानकारी नहीं तो दी हो, तो जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वही गेनिंग भी रहेगा, वही न्यू भी रहेगा। ये पहला केस था। इसके अलावा केस हो सकता है कि जब क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हो और ओल्ड रेशियो भी दिया हो। जब ओल्ड और न्यू दोनों ही रेशियो दिए होते हैं, तो ऐसे केस में किस तरीके से निकालते हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, उसमें दिया है ए, बी और सी का ओल्ड रेशियो दिया है। ओल्ड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी, ये दिया है 1/2, 3/10 और 1/5। साथ ही साथ हमें दिया है कि बी रिटायर होता है फर्म से, इस केस में बी रिटायर, और जानकारी दी है कि ए और सी जो फ्यूचर में बांटेंगे अपना, यानी कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:2। तो किस तरीके से गेनिंग रेशियो निकालें। इसमें गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी। डायरेक्ट भी हम घटा सकते हैं शेयर, जैसे ए गेन्स, ए कितना गेन करेगा, तो ए का गेनिंग निकालेंगे, ए गेन्स, गेनिंग का अभी हमने बताया था फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का न्यू रेशियो देखेंगे, ए का न्यू रेशियो होगा यहाँ से 3/5 और ए का ओल्ड देखेंगे 1/2। इनका डिनोमिनेटर इक्वल करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, वो आंसर एक ही आएगा ऐसे केस में। 1/2
क्योंकि शेयर जो है वो इंडिविजुअल रह सकता है, रेशियो तो कंपैरेटिव होता है। रेशियो जब जानेंगे तो डिनोमिनेटर इक्वल करना ही होगा। शेयर चाहे हम ऐसा रख लें चाहे वैसे रख लें। ये आ जाएगा 5 और 2 का हमें निकालना होगा एलसीएम। तो ये आ गया 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6। ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी कि 1/10। ऐसे ही निकालेंगे सी गेन। सी कितना गेन कर रहा है, तो सी गेन, सी का गेन निकालने के लिए फिर हम वही करेंगे न्यू माइनस ओल्ड। तो सी का जो न्यू है वो 2/5 है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2/5। और सी का जो ओल्ड है वो है 1/5, इसको हम करेंगे 2/5 माइनस 1/5। तो ये आ जाएगा, ये सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है 2/5 में से 1/5 जाएगा तो ये 1/5 रह जाएगा। अब हम देखेंगे न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, अच्छा सॉरी, न्यू तो हमें दिया ही था, हम गेनिंग रेशियो लिखेंगे। गेनिंग हम इसको लिखेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। तो ए गेन कर रहा है 1/2 और सी गेन कर रहा है 1/5। अब डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि जब रेशियो की बात आती है तो ये इक्वल होना चाहिए। तो 10 और 5 का एलसीएम 10 ही आ जाएगा। ये 1 है, ये 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, यानी कि रेशियो आ जाएगा अल्टीमेटली 1:2। ये इनका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से जब ओल्ड और न्यू दोनों दे रखे हों तो इस टाइप से हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। अब ये न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो वाला जो डिस्कशन है, इससे रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी करनी होगी प्रैक्टिस।